हम सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। इसलिए हमारा बॉडी ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करता है और CO2 को बाहर करता है, यानी कि एक्सहेल करता है। कैसे होता है ये प्रोसेस? आइए इस वीडियो में इसी प्रोसेस को समझेंगे कि आखिर ये कैसे एग्जीक्यूट करता है हमारा बॉडी, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये कैसे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे, काफ़ी डिटेल में समझेंगे, काफ़ी आसानी से समझेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार, मैं धीरज कुमार। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। एक को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं और दूसरे को लंग्स बोलते हैं। यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर से लेंगे और उसको लंग्स तक पहुंचाएंगे, उसके लिए एक ट्रैक्ट बना हुआ है जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। और ये लंग्स तक पहुंचेगा, उसके बाद हम फिर इसके लंग्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर उसके फंक्शन को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है हमारे लंग्स के अंदर, ताकि हम ऑक्सीजन बाहर से यानी कि एटमॉस्फेयर से अंदर ले आते हैं और हमारी बॉडी में जो CO2 बनता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, उसको एटमॉस्फेयर में बाहर फेंकते हैं। क्योंकि आप इस बात को जानिए कि लंग्स पूरा का पूरा जिम्मेदार नहीं होता है इसको ऑक्सीजन को लेने में और CO2 को बाहर फेंकने में, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो लंग्स से करवाती है। एक्चुअली लंग्स जो होता है वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकता है। आज के इसी वीडियो में इसी पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो शुरुआत से करते हैं। जैसे कि अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में समझें तो ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू आता है। नॉस्ट्रल यानी कि दो जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो दो छेद हैं, उसको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। उसके बाद ये नेजल पैसेज में आता है, एक छोटा सा एरिया होता है जिसको नेजल पैसेज बोल देते हैं। उसके बाद ये फिर नेजल चैम्बर में आता है। ये जो नेजल चैम्बर होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ सेल होते हैं जिसको ओल्फैक्टरी रीजन बोलते हैं। ये जो एक्चुअली सेल होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, यानी कि बाहर से जो भी बदबूदार चीज़ें होती है या फिर खुशबूदार चीज़ें होती है उसको जो हम लोग स्मेल कर पाते हैं, इसी ओल्फैक्टरी रीजन के कारण कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सेंसिटिव सेल्स होते हैं। लेकिन आप अनुभव करते होंगे, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब भी आपको जुकाम हो जाती है या फिर म्यूकस काफ़ी ज़्यादा नाक में आ जाता है तो हम स्मेल नहीं कर पाते। एक्चुअली ये जो ओल्फैक्टरी रीजन है, इसके जो कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स कुछ म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो म्यूकस होता है वो इसलिए बनता है ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हम अंदर ना ले सकें, उसको अंदर नहीं आने देता है ताकि वो लंग्स में नहीं जाए, कुछ डस्ट पार्टिकल्स या फिर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स हैं। तो यही म्यूकस काफ़ी लेयर में जमा हो जाता है, इसलिए हम किसी चीज़ का स्मेल नहीं कर पाते हैं। और यहीं पे एक टर्मिनेट होता है। ये एक्चुअली एक हड्डी होती है। ये जो हड्डी होती है ना, ये इसलिए होता है ताकि हम जो एक्चुअली ये ना AC का काम करता है। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप ऐसी जगह गए, जैसे राजस्थान साइड में गए जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, 45 डिग्री सेल्सियस, 47, 48, 49 यहाँ तक चली जाती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये गर्म हवा हमारी बॉडी के अंदर जाए। तो ये जो टर्मिनेट्स होता है, ये जो हड्डी होती है, इस एयर को थोड़ा सा ना पास करके ले जाती है, ताकि अगर एक्स्ट्रा हीट हो तो उसको वहीं पर रिमूव कर दिया जाए। इसके उल्टे अगर हम किसी ठंडी जगह पर चले गए जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये ठंडी हवा हमारी बॉडी के अंदर जाए। ये जो टर्मिनेट्स होते हैं इसमें से कुछ एक्स्ट्रा हीट इस एयर में डाल देते हैं ताकि हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग ये एयर हमारे बॉडी में जाए। ये तो काम हो गया ओल्फैक्टरी रीजन का और कुछ जो टर्मिनेट्स होते हैं, जो हड्डी होती है, उसके बारे में। इसके आगे अगर आप जाओगे तो वहां पे मिलेगा फेरिंग्स। फेरिंग्स ऐसा जगह है जहां पे खाना भी आता है और हवा भी आता है। फेरिंग्स के बाद अगला स्ट्रक्चर जो आता है उसको लैरिंग्स बोलते हैं। एक्चुअली जो लैरिंग्स होता है उसके ऊपर के कवरिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप ढक्कन होता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और ये तीनों स्ट्रक्चर विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया के ऊपर होता है। ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये कार्टिलेज का बना होता है। एक्चुअली इसका काम होता है कि अगर हम कोई खाना खाएं तो ये फूड पाइप में ही जाए, क्योंकि ये जो ट्रैकिया होता है यानी कि जो विंड पाइप होता है उसके ठीक पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ ये एसोफेगस होता है, जहाँ पे खाना यानी कि फूड पाइप होता है, उसी के थ्रू ये फूड स्टमक में जाता है। तो ये इसका काम ही होता है एपिग्लॉटिस का, कि जब हम खाना खाएं या स्वालो करें तो ये एपिग्लॉटिस इसके ढक्कन को इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है ताकि ये खाना डायरेक्ट एसोफेगस में चला जाए। और ये जो लैरिंग्स होता है इसको वॉइस बॉक्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। हम लोग जो बोल पाते हैं, आवाज़ निकाल पाते हैं, इसी 9 कार्टिलेजिनस बॉक्स यानी कि लैरिंग्स के कारण बोल पाते हैं। ये जो लैरिंग्स होता है यही साउंड को प्रोड्यूस करता है। और ये जो साउंड आता है हमारे टंग से टकराता है, टूथ से टकराता है, पैलेट से टकराता है, और अलग अलग टाइप का हम लोग शब्द निकाल पाते हैं, जिससे अलग अलग लैंग्वेज बनती है, जिससे हम किसी चीज़ को कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये तो बात हो गई लैरिंग्स की। उसके बाद के स्ट्रक्चर को ट्रैकिया बोलते हैं। ये जो ट्रैकिया होता है, ये जो T5 होता है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे T1 से T12 तक का एक वहाँ T5 पे ये एक्सटेंड कर जाता है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो डिवाइड होता है ये जाकर के लंग्स में एंटर लेता है। अब
इसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलने लगते हैं। अब इस ट्रेकिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सी शेप का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। एक्चुअली कार्टिलेज का बना होता है, इसका काम ये होता है ये ट्रेकिया कोलैप्स नहीं कर जाए। अब अगर हम बात करें प्राइमरी ब्रोंकाई, तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई जाकर के दोनों लंग्स में यानी कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में जाकर के डिवाइड होते हैं। और वो जो डिवाइड होता है राइट लंग्स में 3 ब्रांच में डिवाइड होता है और लेफ्ट लंग्स में ये 2 ब्रांच में डिवाइड होता है। अब उसको सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलने लगते हैं। और फिर ये डिवाइड होता है और डिवाइड होता है दोनों लंग्स में, उसको टर्सरी ब्रोंकाई बोलने लगते हैं। फिर ये डिवाइड होता है तो उसको अब ब्रोंकाई ना बोल करके ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। एक्चुअली ये सबसे पहला डिवीजन हुआ है इस ब्रोंकाई में, इसलिए इसको इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर ये डिवाइड होता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, अब इसका कोई नाम नहीं है। जहाँ पे ये सबसे अंतिम बार डिवाइड होता है उसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और उसके बाद फिर से ये डिवाइड हो जाता है, उसको अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि यहीं से अब रेस्पिरेशन शुरू होगा। और यहाँ पे अंगूर के गुच्छे के समान सेक लाइक स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको एल्विलाई बोलते हैं। एक्चुअली एल्विलाई ही ऐसा पार्ट होता है जो इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। यहीं पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। CO2 यहीं आता है और एटमॉस्फेयर में फेंक दिया जाता है और O2 पूरे ब्लड में जा करके यानी कि उसमें घुल करके सॉल्यूबल हो करके और ये हमारे पूरे बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाया जाता है। मिलियंस में होता है ये हमारे दोनों लंग्स में। अब हम बात कर लेते हैं लंग्स के बारे में। ये जो लंग्स होता है इसमें 2 लेयर होते हैं जिसको प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो अंदर वाला जो एक लेयर होता है जिसको विसरल प्लूरा बोलते हैं, और जो बाहरी लेयर होता है यानी कि आउटर लेयर होता है उसको पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उसमें कुछ फ्लूइड जमा होते हैं जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। एक्चुअली ये जो फ्लूइड होता है हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देता है, फ्रिक्शन लेस बनाता है, ताकि ये शॉक एब्जॉर्बर का बेसिकली ये काम करता है, ताकि डायरेक्ट हमारा लंग्स किसी एक्सटर्नल चोट के कारण इफेक्ट ना हो जाए। तो ये पूरा का पूरा प्रोटेक्शन देता है ये प्लूरल फ्लूइड। अगर बात करें तो ये एक्चुअली कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये एक रिब केज में लोकेटेड होता है। रिब केज क्या होता है, हमारे वेंट्रल साइड में स्टर्नम की हड्डी होती है और डोर्सल पीछे की साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है और उसके साइड से 12 साइड इस तरफ और 12 इस तरफ, दोनों साइड से 12 पेयर में रिब्स होते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को रिब केज बोलते हैं। इसी रिब केज में प्रोटेक्टेड रहता है हमारा लंग्स। ये जो रिब्स होते हैं उसमें कुछ मसल्स होते हैं जिसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है और ये एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है। आप एक बात को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी प्रेशर को कम करना हो तो वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है और प्रेशर को ज़्यादा करना हो तो वॉल्यूम को कम किया जाता है। अब पूरा का पूरा खेल जो होता है यहीं स्टार्ट होता है। अब होता क्या है कि हमको जब सांस लेना है यानी कि प्रेशर को कम करना होगा, यानी कि एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर है O2 का हम उसके मुकाबले हमारे बॉडी के अंदर यानी कि इस रेब केज में प्रेशर को कम करना होगा, तभी तो जाकर के प्रेशर हमेशा हाई टू लो फ्लो करता है। अब होता क्या है, इस लंग्स के नीचे एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। ये हार्ड मसल्स का बना हुआ रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सांस लेने और छोड़ने में। अब होता क्या है, ये डोम शेप का है। जब भी हमको सांस लेनी होती है तो ये डोम शेप का स्ट्रक्चर यानी जो डायफ्राम है थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। जैसे ही फ्लैट होगा और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जो रीब के बीच में जो मसल है, वो भी थोड़ा सा बाहर की तरफ अपवर्ड होता है, थोड़ा सा फूलता है, जिससे ओवरऑल जो रिब केज है, ये जो थोरेसिक कैविटी है, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, जैसे ही प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेयर के मुकाबले में प्रेशर कम होगा। और प्रेशर हमेशा हाई टू लो फ्लो करता है, तो फटाक से जो एयर है वो एयर यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से एयर डायरेक्ट हमारे इस थोरेसिक कैविटी में आ जाएगी और उससे लंग्स में ये एयर चला जाएगा। लेकिन उसके उल्टे अगर हमको जब सांस छोड़नी होगी फिर क्या होगा, ये जो डायफ्राम है ये फिर से डॉम शेप का हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो थोड़ा सा इनवर्ड हो जाएगा। ओवरऑल ये जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेयर के मुकाबले में यहाँ प्रेशर जैसे ही बढ़ा, प्रेशर हाई टू लो होता है, ये हमारे बॉडी से सीधे बाहर यानी कि एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और इस तरह से हम लोग इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। ये इस थोरेसिक कैविटी के कारण हमारा जो लंग्स होता है वो डायरेक्ट अल्टर नहीं हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकता है। ये पूरा का पूरा जो थोरेसिक कैविटी है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जो हमारा जो डोम शेप डायफ्राम है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सांस लेने और छोड़ने में। लेकिन जब कभी भी हमको एक्स्ट्रा मतलब फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना हो, फोर्सफुली मतलब सांस को बाहर छोड़ना हो, जब हम किसी योगा वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमिनल मसल्स होता है वो और कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा जो डायफ्राम है वो और ज़्यादा अंदर की तरफ जाएगा, डोम शेप से थोड़ा सा और इनवर्ड होगा। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो भी थोड़ा सा और पुश करेगा, जिससे ओवरऑल जो थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर जो है
है वो और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा ये बाहर की तरफ चला जाएगा और ये आराम से हम लोग एक्सेल फोर्सफुली एक्सेलेशन कर पाते हैं। तो ये जो थोरेसिक कैविटी होता है ये डायरेक्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है सांस को लेने छोड़ने में और फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने में। यानी कि हम लोग 12 से 16 बार सांस लेते और छोड़ते हैं पूरे 1 मिनट में। यानी कि जो हम लोग एक बार जो सांस लेते और छोड़ते हैं वो करीब 500 ml छोड़ते हैं, यानी कि 12 से 16 यानी इंटू 500, यानी कि लगभग 6000 ml से लेकर के 8000 ml तक हम लोग सांस लेते छोड़ते हैं पर मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। और जो हम लोग 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते और छोड़ते हैं। तो आई होप आपको इस पूरे मैकेनिज्म के बारे में समझ में आया होगा कि आखिर हम लोग कैसे इनहेल और एक्सेल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो इसी पेज को फॉलो करें, आपको काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ मिल जाएगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय।